याद दिला दिया करो। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया पहले। फंक्शन कंटिन्यूअस होने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए और वो फाइनाइट होने चाहिए। ये फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे हमने एक सिंपल एक क्वेश्चन भी करके देख लिया। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस देखना होगा तो डिसकंटिन्यूअस के लिए मैंने क्या बोला, उनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल ना हो रही हो तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे जैसे अब ये वाला ग्राफ थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इस ग्राफ में देखो, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तो सेम है, बट राइट हैंड लिमिट कहीं और जा रहा है। मतलब इस केस में क्या दिख रहा हुआ है कि हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं दिख रहा है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरे केस में क्या है, हमें ऐसा दिख रहा है कि हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, लेकिन और राइट हैंड लिमिट भी सेम पॉइंट की तरफ जा रहा है। मतलब LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फंक्शन का वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पे क्या हो गया, वहां पे फंक्शन ब्रेक हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्वल भी है। फंक्शन का वैल्यू जो है वो यहाँ पे ना होकर के यहाँ चला गया है। मतलब LHL RHL इक्वल है, फाइनाइट भी है, बट फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं है। मतलब फंक्शन का वैल्यू कहीं और चला गया है, तो इस वजह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। और कॉन्टिन्यूअस, इस केस में तो तुम्हें पता ही कि क्लियरली कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू सब सेम है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस होने का एक ही तरीका है कि LHL भी हो, RHL भी हो, फंक्शन का वैल्यू भी हो और सब कुछ फाइनाइट भी हो। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि लिमिट पे बेस कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो जिसको हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें LHL RHL फाइंड करना पड़ेगा हमेशा, और उसकी हेल्प से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी पूछूंगा तुमसे, तो तुम्हें यही काम करना है वहां पे। सो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं पहले। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही है, बुकलेट में अगर जाकर के देखोगे तो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से ही है। पेज नंबर 16 पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, आई होप इट इज विजिबल, क्योंकि क्वेश्चन लिखे थोड़े बड़े बड़े से हैं यहाँ पे। देन ये है क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। एंड देन 37 एंड 38। तुम चाहो तो बुकलेट में से भी देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हें वहां पे ज्यादा अच्छे से दिख जाएंगे। ठीक है, मैं इनको यहाँ पे थोड़ा साइड करके लिख देता हूँ। सब में एक ही काम करना है, ये याद रखना, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें LHL RHL फंक्शन का वैल्यू, LHL RHL फंक्शन का वैल्यू, बस यही काम करके इसको पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करो इसको। वैसे अगर तुम क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हो तो 37 तुम स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 35 37 जो है ऑलमोस्ट एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो कोई एक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। तुम चाहो तो 37 ट्राई कर लेना पहले, क्योंकि ये बोर्ड की बुक्स में भी दिया होता है, तो इसको पहले ट्राई कर लेना। मतलब 34 के बाद 36, 37, या 34 के बाद 37, 36 एंड देन 38, ऐसे जाओ। 38 अच्छा क्वेश्चन है।
यस। और यहाँ पे ये बैट एक्स इक्वल टू 0 नहीं, बी एट एक्स इक्वल टू 0 है, वो बीच में गैप नहीं दिख रहा है बस। फिफ्टीन मिनट्स 20 मिनट। हाँ यार, हो गया प्रथमेश? हाँ सर, मतलब 3 सम हो गए। कौन सा हो गया है पहले ये बता दो। तो सर 34th और 36th में तो सेम आंसर आ रहा था। सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ लेकिन बट तुमने सर आंसर। एलएचएल आरएचएल दोनों कैलकुलेट किए थे? हाँ सर, नहीं क्योंकि एलएचएल तो हाँ सर सेम है, मतलब। आरएचएल में कुछ अलग करना है। तो सर तो फिर इसका आंसर क्या होगा फाइनल? आंसर में ये हो सकता है कि लैम्डा का वैल्यू एग्जिस्ट करे, या ये हो सकता है कि ना भी करे। जैसे अगर तुम यहाँ पे एलएचएल फाइंड करोगे, तो एलएचएल तुम्हारे पास क्या आएगा, tan पाई बाय 2 पे चेक करना, तो पाई बाय 2 माइनस एच यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलोगे, इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एच, और नीचे क्या करोगे, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एच करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 एच। तो ऊपर तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस इज 1 माइनस कॉस एच, और नीचे क्या बनेगा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 2h। अब नीचे फॉर्मूला लगाओ, तो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एच को तो टच भी मत करो, इसको तो एज इट इज पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच। हाँ और अगर साइन स्क्वायर एच को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच करके लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे, तो वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच, तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच। तो क्या होगा कि 1 माइनस कॉस एच कैंसिल कर दोगे, एक 2 ये है और एक 2 यहां से आएगा, तो यू आर गेटिंग 1/4। सो दिस आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, 1/4। अब इसी केस में जब तुम राइट हैंड लिमिट फाइंड करने जाओगे, तो तुम्हें पाई बाय 2 प्लस एच करना पड़ेगा। तो यहां से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इधर। अगर मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच। तो यहाँ पे x की जगह पर पाई बाय 2 प्लस एच रखेंगे, तो इट विल बी पाई प्लस 2h माइनस पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan पाई प्लस 2h आ रहा होगा। ये बात समझ में आती है? क्यों प्रथमेश, ये क्लियर है? हाँ सर। x की जगह पर बस मैंने पाई बाय 2 प्लस एच रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी पाई प्लस 2h, ऐसा आने लगेगा। ऐसा समझ लो, हाँ जहां पे तुम ये रख रहे हो ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने लगेगा, पाई प्लस 2h आने लगेगा बस, 2x की जगह पर। सो यहाँ से पाई पाई कैंसिल होगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे 4h स्क्वायर, और tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, इट इज tan 2h। अब इसको देखो हम कैसे करेंगे, हम इसको बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4h स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2h अपॉन tan 2h मल्टीप्लाइड बाय 2h। तो इससे क्या होगा, ये तो क्योंकि tan x अपॉन x या x अपॉन tan x का केस है, ये तो 1 बनना चाहिए, तो ये आएगा 1, और यहाँ पे जब h का वैल्यू 0 रखोगे तो ये आएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट अपने पास क्या आ गई, 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4 आई थी, राइट हैंड लिमिट 0 आ गई। सो हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का कुछ भी वैल्यू रखते रहो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है। सो इसके बाद मैंने ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे किया था। सो यहाँ पे मैं क्लियरली दिख रहा है कि आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल। सो हम क्लियरली बोल देंगे कि fx is discontinuous, there is no value of lambda for which function is continuous, fx is clearly discontinuous। क्लियर है? हाँ सर। अब ऐसे ही जब यही सेम चीज तुम 36 नंबर क्वेश्चन में कर रहे होगे, तो देखो एलएचएल तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं सेम, यहाँ पे भी हम आरएचएल चेक करते हैं कि आरएचएल क्या आएगा। तो जब हम आरएचएल चेक करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
एंड पाई बाई 2 प्लस एच रखोगे तो तुम्हें 2x की जगह पर पाई प्लस 2h रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई प्लस 2h माइनस पाई, नीचे क्या आएगा रूट ओवर 4 प्लस रूट के अंदर 2x की जगह पर फिर से क्या रखोगे पाई प्लस 2h माइनस पाई, और ये -2 अलग करो ऐसा। तो अब क्या आएगा, इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज रूट 2h होल डिवाइडेड बाय, यहां से पाई और ये पाई कैंसिल होगा, सो हमें क्या मिल रहा होगा रूट ओवर 4 प्लस रूट 2h माइनस 2। अभी भी ये 0/0 का फॉर्म बन ही रहा है, तो हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4 प्लस रूट 2h प्लस 2, और यहाँ पे रूट ओवर 4 प्लस रूट 2h प्लस 2। तो अब ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट 2h, और ये टर्म क्या आ रहा है रूट ओवर 4 प्लस रूट 2h प्लस 2, एंड होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर रूट 2h था ना, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होगा, और ये रूट 2h इसके साथ कैंसिल होगा। अब जब h का वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। नाउ RHL इज 4 और LHL हमने कितना निकाला था 1/4। सो अगेन इन दिस केस LHL is not equal to RHL, so there is no value of lambda for which the function is continuous. ये बात समझ में आ रही है यार दोनों क्वेश्चंस में? हाँ सर। ठीक है, सो अब इन दोनों को यूज करके तुमने ये 37th क्वेश्चन कर लिया था? मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ए और बी में रिलेशन आ गया है। क्या आया ए और बी में मतलब रिलेशन? सर मुझे ए माइनस बी पाई बाय 4 आ रहा है। हाँ, और हाँ सर, उधर तक पहुंचा था, उसके बाद पाई बाई वही 2 पे ट्राई भी कर चेक रहा करोगे था तो क्या पाई बाई करना 2 है। पे भी चेक पाई करोगे बाय तो 2 पे आगे। हाँ, हाँ करो करो, 10 मिनट और दे रहा हूँ मैं, फटाफट पहले इसको नोट कर लो, और उसके ये जो था ये चीज पहले नोट कर लो, उसके बाद 10 मिनट और दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो दोनों को, 37 और 38 को फटाफट करो। हाँ सर। हाँ प्रथमेश, हो गया सॉल्व? सर 37 वाला हो गया, 38 वाला नहीं। 38 वाला देखते हैं, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जरा क्वेश्चन बताना क्या क्या है, या मैं लिख ही लेता हूँ यार, एक सेकंड को मैं कॉपी मार लेता हूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू समथिंग, कुछ कंडीशन दे रखी है, और वो बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। उसने पहले ही बोल दिया कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही होंगी, तो हमें a और b फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो क्या आने वाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या आ जाएगा, x की जगह पर 0 माइनस h रखेंगे तो इट इज 1 माइनस ah रेज टू द पावर माइनस 1/h, ऐसा आ रहा होगा। तो ये 1 पावर इंफिनिटी वाला केस दिखाई पड़ रहा है, तो इसको तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बेस -1 इनटू पावर। सो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास e पावर माइनस एच इंटू 1/h, तो इट विल बी ah इंटू 1/h, h कैंसिल करोगे तो आ जाएगा e पावर a। ये आ गई क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू तुम्हें उसने पहले ही दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू क्या दी है b, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो सेम होगी, मतलब b का वैल्यू e रेज टू द पावर a के इक्वल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड हमें क्या देखना है कि इसका RHL भी सेम आना चाहिए, तो RHL देखते हैं क्या है।
अब RHL क्या लिखा हुआ है, ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, h की जगह पर रखेंगे 0 प्लस h, तो ये आ जाएगा h प्लस c रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन h। अब ध्यान से जरा सुनना इस बात को, क्योंकि यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है e पावर a, यहाँ पे एक दूसरी फाइनाइट वैल्यू आ रही है b। तो सिंपल सी बात है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि fx इज कंटिन्यूअस देन RHL मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये क्या आएगा, 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आएगा c पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन h। अगर ये न्यूमरेटर नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो अपॉन h क्या होने लगेगा, इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये फाइनाइट होना चाहिए। तो नॉन जीरो अपॉन h नहीं रख सकते, हमें क्या रखना पड़ेगा, इसको फॉर्म 0 अपॉन 0 पे लाना पड़ेगा। तो जब हम इसको फॉर्म 0 अपॉन 0 पे लेकर के आएंगे तभी हमारे पास कुछ लिमिटिंग वैल्यू आ सकता है। तो फॉर्म 0 अपॉन 0 पे लाने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि इसका न्यूमरेटर जो है दैट मस्ट बी 0, यानी कि c रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 इज टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि c रेज टू द पावर 1/3 मस्ट बी 1, यानी c का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 1। ये पॉइंट समझ में आया है, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बाद तो बाकी चीजें तुम कैलकुलेट कर लोगे। ये समझ में आया? हाँ ठीक है। तो अगर c का वैल्यू 1 आ गया तो अब लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे, RHL को हम क्या बोलेंगे कि RHL आ रहा होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, c की जगह पर रखोगे 1 तो इट विल बी 1 प्लस h रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन h। यहाँ पे अगर मैं बाइनोमियल लगा दूंगा तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस NH यानी 1/3h माइनस 1 अपॉन h। 1 और 1 कैंसिल करोगे, h कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या आ गया, 1/3। सो हम बोलेंगे कि यहाँ पे RHL का वैल्यू 1/3 आ गया है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तुम बोलोगे कि b इक्वल टू e रेज टू द पावर a इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 1/3। तो b का वैल्यू 1/3, a का वैल्यू देखोगे तो log लेकर के निकाला जा सकता है, ठीक है। और c का वैल्यू तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 1 आ गया है। तो यहां से हम इस तरीके से a b और c तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। इस पेज पे तो आ नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो मैंने तुम्हें ऊपर थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन किया था वो मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाउ। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूटी का टाइप, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दो तो मेन है, एक को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दूसरे को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इधर आएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और यहां पे आएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सो क्या है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यहां पे क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में LHL एंड RHL ये दोनों फाइनाइट होते हैं, जबकि यहां पे क्या होता है कि कम से कम कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL या दोनों भी हो सकते हैं इज इनफाइनाइट। दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है, दोनों भी इनफाइनाइट है, तो ये वाला केस आ जाता है। अच्छा अब इधर देखते हैं जरा फर्स्ट काइंड में क्या क्या बनता है। तो फर्स्ट काइंड में हम बोलते हैं दो तरह की डिसकंटिन्यूटी, फर्दर हम इसको लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह के दिखते हैं। एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल। अच्छा ये वाला जो है ये हमेशा ही नॉन रिमूवेबल रहता है, यहां पे ही बस अपने पास चांस है कि रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल डालें। तो यहाँ पे दूसरा हो गया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे, जबकि नॉन रिमूवेबल में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे। है दोनों ही फाइनाइट, बस यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब फर्दर इसमें आगे आते हैं, इसी में ही कि अब आगे क्या केस बनेगा। तो यहाँ पे फर्दर दो पॉइंट बनते हैं, एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और यहां पे होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट में क्या होगा कि यहां पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि यहां पे क्या होगा कि एफ ए का जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट तो करेगा, बट वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। तो जरा इनके भी ग्राफ देखें एक एक करके तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे ये वाला वैसे ग्राफ मैंने भी ऊपर दिखाया ही था तुम्हें। जैसे एक ग्राफ इसका बनाता हूं और एक यहाँ पे देखना क्या होगा। यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है कि हम यहाँ तक गए और यहाँ से आगे निकल गए। तो ये x इक्वल टू ए पर क्या है, लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है, LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मिसिंग पॉइंट हो गया है, पॉइंट मिस हो गया है, मिसिंग पॉइंट हो गया है। रिमूवेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बस एक पॉइंट पे डेफिनेशन बनाएंगे तो ये फंक्शन का वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करा करके हम इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट में बस पॉइंट आइसोलेट हो जाएगा, मतलब कहीं और चला जाएगा, रहेगा तो सही लेकिन कहीं और चला जाएगा। जैसे ये भी हमने पहले देखा था कि हमने ऐसा बनाया, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू मिस हो गया है और मिस होकर के वो वैल्यू कहीं और चला गया है, इधर कहीं आ गया, ऐसा मतलब लिमिटिंग वैल्यू इधर दिख रही है और फंक्शन की वैल्यू कहीं और चली गई है। ये है लिमिटिंग वैल्यू, अगर इधर दिख रही है तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर चली गई है। तो इस आइसोलेटेड पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा रीलोकेट कर दें तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इसलिए इसको रिमूवेबल बोला जाता है। यहाँ पे LHL RHL सेम रहता है और फाइनाइट भी रहता है, और फंक्शन का वैल्यू एक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दूसरे में एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं है, तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। अब क्या आता है नॉन रिमूवेबल, इसमें क्या है LHL RHL फाइनाइट तो है बट इक्वल नहीं है। ये वाला केस भी दिखाया था मैंने। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा दिखाया कि ये x इक्वल टू ए है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो LHL कहीं और है, RHL कहीं और है। अब फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट LHL और RHL कहीं अलग अलग जगह पर है। तो यहाँ पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे केस में जो ये डिफरेंस आता है ना LHL और RHL का, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी जंप। बहुत बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि डिसकंटिन्यूटी जंप कैलकुलेट करो, मतलब तुम्हें क्या करना है, LHL और RHL फाइंड करना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब मॉड निकाल लो उसका, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिसकंटिन्यूटी जंप। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है। अब ये वाला केस, जैसे इसके एग्जांपल के लिए तुम कोई भी ले लो, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ले लो। ये मैंने शुरू में ही तुम लोगों को तुम्हें बताया था कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ जब लेते हैं, जब मैंने लिमिट्स पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मैंने बताया था कि देखो ग्राफ कैसा बनता है। यहाँ पे ये इधर से कुछ ऐसा जा रहा होगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ प्लस इन्फिनिटी से आकर के ये इधर से कुछ ऐसा जा रहा होगा, जीरो पे देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 अगर हम देखें तो RHL क्या है इसका, प्लस इन्फिनिटी, LHL क्या है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। दोनों में से कोई भी एक हो या दोनों भी हो तो ये उसी केस में आ जाता है, और ये डेफिनेटली नॉन रिमूवेबल रहने वाला है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? हाँ अच्छा, इसके बाद कुछ कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं। स्पेशल केसेस जैसे एक साइन 1/x का केस आता है, इसको हम लोग ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये साइन 1/x का केस कैसा होता है, यहां दिखाता हूं मैं। ये है, ऐसा केस होता है साइन 1/x का, ये एक स्पेशल केस है।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम x को 0 की तरफ लेकर के जा रहे होते हैं, मतलब ग्राफ तुम वैसे ही बनाओगे, देखना जब तुम x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा इधर कंटिन्यू कर लेता हूँ। जब हम x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/x इज टेंडिंग टू व्हाट, 1/x इज टेंडिंग टू 0। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जब तुम x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू कहाँ पे जा रहा होगा, ये 0 की तरफ जा रहा होगा। और फिर ये पहली बार, क्योंकि हमें पता है कि साइन x का ग्राफ कैसा होता है, मतलब 1/x, अब मैं यहाँ पे x के वैल्यूज और 1/x के वैल्यूज दिखा रहा हूँ। जब x का वैल्यू मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम साइन 0 का वैल्यू देखेंगे तो 0 आ रहा है। अब दूसरी बार साइन 0 कब होता है, वो पाई पे होता है। तो जब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1/पाई रखूंगा तो यहाँ पे वो पाई आएगा, तो वो साइन पाई पे 0 होगा। मतलब पहला जो इन्फिनिटी पे 0 हो रहा था, वो x की अब दूसरी वैल्यू कहाँ पे 0 आ रही होगी, वो पाई पे 1/पाई पे आ रही होगी। मतलब ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसा बना होगा, ऐसा। पहला 0 यहाँ पे था, दूसरा 0 यहाँ आया। अब तीसरा 0 कहाँ पे आएगा, 2 पाई पे आता है। मतलब 1/x जब 2 पाई हो जाए, उसके लिए x का वैल्यू देखोगे तो कहाँ पे आएगा, 1/2 पाई पे। मतलब इसके हाफ पे आएगा। मतलब पहले 0 से दूसरे 0 पे आने में इतना बड़ा इंटरवल लगा, दूसरे 0 से तीसरे 0 आने में बस थोड़ा सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 0 आने पे थोड़ा और कम और कम। जब ये 0 की तरफ जा रहा होगा तो ये ग्राफ इतना फास्ट ऑसिलेट करने लगेगा कि इसका वैल्यू कुछ तो है -1 से +1 के बीच में, लेकिन क्या है वो हमें नहीं पता। तो हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का केस माना जाता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ अच्छा, इसके बाद एक केस और आता है, जैसे इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। ऐसे कई फंक्शन तुम अपनी तरफ से खुद भी जनरेट कर सकते हो। तो पॉइंट फंक्शन कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। ये दूसरा केस है हमारा, दिस इज पॉइंट फंक्शन। इसकी डोमेन 1 है, और अगर इस पे फंक्शन का वैल्यू देखोगे तो इस पे फंक्शन का वैल्यू कितना आने वाला है, इस पे फंक्शन का वैल्यू भी 0 आने वाला है, क्योंकि x इक्वल टू 1 डालोगे तो वहां पे क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। तो x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 0 आने वाला है। बस ग्राफ देखोगे तो ये पॉइंट बन गया, पॉइंट बन गया। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ पॉइंट फंक्शन। इसका ना कोई लेफ्ट हैंड लिमिट है और ना ही कोई राइट हैंड लिमिट है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन को फुलफिल कर ही नहीं रहा है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ये है डिरिचलेट फंक्शन। ये भी एक स्पेशल केस है, कई जगह पर पूछ लिया जाता है, पहले एक बार जेई में आ भी चुका है। इसमें क्या होगा कि x की रैशनल वैल्यू के लिए कुछ और वैल्यू लेगा, इरेशनल वैल्यूज के लिए कुछ और वैल्यू ले रहा होगा। तो अब जैसे क्या होगा कि एक रैशनल पॉइंट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे 2 का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, रैशनल है इरेशनल नहीं पता, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि दो रैशनल पॉइंट के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल पॉइंट्स हो सकते हैं, या दो इरेशनल पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एक रैशनल पॉइंट का जो नेक्स्ट नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है ये नहीं पता। तो ये फंक्शन जो होता है ये हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ये क्लाउडी ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ भी हम प्रॉपर्ली प्लॉट नहीं कर पाते, क्लाउडी ग्राफ बन रहा होता है। ये बात समझ में आई प्रथमेश? हाँ सर। ठीक है। सो ये कुछ कुछ केसेस थे डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स के। एक बार जरा ये पूरा ड्रॉ कर लो, ठीक है, पूरा एक बार ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दिख तो रहा होगा आई थिंक, हाँ सर। ठीक है, ड्रॉ करो सर फिर। वैसे धूप, हाँ। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मतलब मैं बोल रहा था कि जूम करके दिख ही जाएगा वैसे तो, बट हाँ सर दिख रहा है तो। नहीं, जूम भी कर देता हूँ, तो मुझे, मैं जूम कर देता हूँ, तुम बता देना जहां से तुम्हें चाहिए होगा, मतलब मैं इसके नीचे ओके कर सर। दूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, इसके बाद फिर मैं नीचे कर दूंगा। प्रथमेश नोट किया? नोट किया? ठीक है, ये वाला भी नोट करो जल्दी से।
सर हो गया। ठीक है, अब इसी पे बेस एक दो क्वेश्चंस और दे रहा तो हूँ। सर आपने वो बाजू में ग्राफ के बाजू में कुछ लिखा था ना, x1/x इंफिनिटी 0, उसका मतलब हाँ, क्या था? इसका बस ये मतलब था कि जैसे साइन 1/x का ग्राफ जब हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं ना, तो हम उसकी हेल्प से ही कर देंगे। जैसे हम पहले देखेंगे कि पहली बार साइन 0 कब हुआ होगा, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी लोगे तब यहाँ पे 1/x 0 हुआ होगा। तो पहला मैंने वो बनाया। दूसरा 1/x जब पाई बना होगा, तो 1/x पाई कब बनेगा, जब x का वैल्यू 1/पाई हुआ होगा। तो यहाँ पे 1/पाई मतलब पहला 0 ये इन्फिनिटी पे था, दूसरा 0 ये यहाँ पे आया, फिर तीसरी बार 0 ये यहाँ पे बना, फिर चौथी बार इसके हाफ पे बनेगा, एंड सो ऑन। ये फास्ट होता जाएगा। ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि x के कौन से वैल्यू के लिए 1/x ऐसा बन रहा है जहाँ पे साइन 0 होता है। ये वो बनाया था मैंने। जैसे साइन x का ग्राफ तुम्हें पता हाँ है ना कैसा होता है। साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 पे 0, देन पाई पे 0, देन 2 पाई पे 0, देन। तो हम ये साइन, अब यहाँ पे अगर 1/x को तुम t रख लोगे, तो तुम बेसिकली ग्राफ किसका बना रहे हो, साइन t का बना रहे हो। तो तुम पहले देखोगे ना कि ये t अपना वैल्यू 0 कब ले रहा है। तो t अपना वैल्यू 0 तब लेगा जब x अपना वैल्यू इन्फिनिटी लेगा। फिर t अपना वैल्यू पाई कब लेगा, जब x अपना वैल्यू 1/पाई लेगा। तो पहले जब t ने वैल्यू x ने अपना वैल्यू इन्फिनिटी लिया, तब ये 0 हो गया होगा। फिर जब x ने अपना वैल्यू 1/पाई लिया होगा, तब ये दूसरी बार 0 हुआ। फिर 2/पाई लिया तो तीसरी बार, 3/पाई लिया तो चौथी बार, एंड सो ऑन। ऐसे फास्ट ऑसिलेट होता जाएगा ये। अभी समझा? समझा या नहीं? हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ प्रथमेश, हो गया सॉल्व? नहीं सर, सर मतलब 39 आ गया शायद से, बट 40th नहीं आ रहा। 39 में क्या आ रहा है, जंप कितना आ रहा है? सर 2। 2 आ रहा है। ऊपर वाले में अगर तुम देखोगे तो वो तो 2 आ रहा है, नीचे वाले का लिमिट कितना आया? सर 0। 0। हाँ ठीक है। हाँ फिर ठीक है, तो 2 आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद तुम बोल रहे हो कि 40th वाला नहीं आया, तो चलो 40th वाला करके देखते हैं। 40th वाले में पहले LHL निकाल के देखते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी किस तरीके की है। तो हम सबसे पहला एक काम करते हैं, इसमें LHL निकाल करके देख लेते हैं। तो LHL निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 0 पे ही चेक करना है। तो हम बोलेंगे कि इट इज व्हाट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो जहां जहां पे भी x लिखा है वहां पे माइनस h लिखना है। तो इट इज 1 अपॉन माइनस h प्लस मॉड ऑफ माइनस h माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 प्लस माइनस h प्लस बॉक्स ऑफ माइनस h माइनस 1। तो जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेकर के जाएंगे, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पावर, ये तो आ जाएगा 1 अपॉन माइनस h प्लस h माइनस 1 अपॉन यहाँ पे आ रहा होगा e पावर माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 1, क्योंकि बॉक्स ऑफ माइनस h 1 माइनस h हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे समथिंग अपॉन 0 का केस बनने लगा ना। समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब एग्जैक्टली 0 आ गया तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन ही नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। समझ में आया? हाँ बस इतना ही करना था। हाँ। तो सर आप 39 का एक बार स्टेप्स दिखा सकते हो क्या? मैंने मतलब कुछ तो करके लाया हुआ आंसर, बट मतलब पता नहीं है। LHL तो तूने, RHL तो आराम से निकाल लिया होगा ना यहाँ से। हाँ सर। वो तो LHL में फैक्टराइजेशन मतलब, से ही आ गया होगा। हाँ सर, LH मतलब LHL का ही डाउट था। LHL निकालता हूँ, चलो ये 40 का था, 39 का LHL निकालते हैं। तो हम बोलेंगे हमें x इक्वल टू 1 पे ही चेक करना है, तो हम 1 माइनस h करेंगे। हम बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ व्हाट, f ऑफ 1 माइनस h। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस h होल डिवाइडेड बाय
e रेज टू द पावर 1 माइनस h माइनस 1 माइनस 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा e लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, तो इट इज कॉस पाई h बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर माइनस h माइनस 1। देखो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना हो ना तब तो सीधे सीधे एलॉपिटल यूज कर लो, डिफरेंशिएट करके करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड वोर्ड में आ जाए तो हमें पूरा प्रॉपरली करना होता है, तो हम इसको बोलेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो इट इज पाई h बाई 4 आ जाएगा। और ये जो e रेज टू द पावर माइनस h माइनस 1 है, इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि माइनस h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे डिवाइड कर लिया, सो दैट हमें ये e रेज टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx वाला केस दिखने लगेगा जिसकी लिमिट 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन पाई h बाई 4 को हम एक h के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, सॉरी साइन पाई h बाई 4 को एक माइनस h के साथ में एडजस्ट कर दिया, दूसरा साइन पाई h बाई 4 अलग रहने दिया, और इसका तो तुम्हें वैसे ही पता है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 बनने वाला है, तो इसको हमने अलग कर दिया। तो जब यहां से देखोगे वैल्यू तो आएगा 2 इंटू यहां से आएगा माइनस पाई बाय 4 इंटू जब यहाँ पे h का वैल्यू डालोगे तो आएगा 0, सो इट इज 0। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, तब तक तुम लिमिट का होमवर्क सबमिट कर दो यार मुझे, संडे को हम लोग करेंगे वो वाला काम।